हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास जो है हमारी चैप्टर नंबर 4 हम लोग शुरू करेंगे। मैं 3 चैप्टर तक आपको पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 आज हमारा है और आपको ध्यान रखना है भारत जो हमारी बुक है वो है हमारी हमारे अतीत। जो सेकंड है वो हमारी बुक है। क्लियर है? तो इसी में हम आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 को आपको गौर करके देखना है कि मेन इसमें क्या है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है, मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? जो मुगल एम्पायर है उससे संबंधित है और 16वीं से 17वीं शताब्दी की 16वीं और आपका 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा गौर करके चलिए देखते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं सबसे पहले। तो इसी शुरुआत में थोड़ा सा गौर करिए। मध्यकालीन में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोक संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, कह रहे मध्यकालीन भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप है और ये उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोग हैं, उन लोगों की और संस्कृति की जो विविधता है वो इतनी अधिक हो कि वहाँ शासन कर पाना अत्यधिक आपका कठिन होता है। ध्यान दीजिए, कहीं भी अगर आप शासन कर रहे हैं, मान लीजिए एक वंश परंपरा है, एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो वहां पर रूल रेगुलेशन करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि एक जैसा कानून बनाना है। लेकिन कहीं पर अगर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मानने वाले लोग, अलग अलग आपकी संस्कृति मिलती है, तो ऐसी जगह थोड़ा सा शासन करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने साम्राज्य की स्थापना की और वहां कार्य पूरा किया, जो अब केवल छोटे अपराधियों तक ही जाना ही संभव पड़ता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उन्हें दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्हें प्रशासन के ढांचे, प्रशासन संबंधी जो विचार लागू किया, वे उनके लिए राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। कह रहे जिस तरह के उन्होंने शासन व्यवस्था को चलाया, भले ही उनका पतन हो गया, मुगलों ने जो थी अपनी व्यवस्था को वापस स्टेबल किया, उसी के अनुसार शासन चलाया। मुगल चले गए, अंग्रेज आ गए, लेकिन उनके द्वारा लागू की गई नीति जो थी वो कंटिन्यूअस ऐसे ही बनी रही और ऐसे ही वो आपका काम जो है करती रही। वो हमको ऐसे ही देखने के लिए मिलती है। ठीक बताना चाह रहा है, जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप के पश्चात आने वाले अछूत अछूत ना रखे जा सके। आज के भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासक और आपका निवास स्थान दिल्ली का लाल किला, प्रचार राष्ट्र आदि, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोगों को देखने के लिए मिली। आप देखिए, दिल्ली का लाल किला है, मुगल बना के गए हैं, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं, झंडा फहराते हैं। तो उसी से संबंधित चीजें, फिर जो चीजें उस समय थी आज भी उनमें ये सारी बड़ी अच्छी रूप में, मात्रा में कह सकते हैं, तरह हमको ये दिखाई देती है। ठीक, और हम इनको देख भी सकते हैं। अब यहाँ तो देखिए आप, ये है दिल्ली का लाल किला और आपने अक्सर देखा होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहाँ से ही हमारे देश का संबोधन करते हैं, वो आपका तिरंगा फहराते हैं और 15 अगस्त को लोगों को कुछ घोषणा, कुछ चीजें वो आपका जारी करते हैं और जो आपका डिक्लेरेशन है वो आपका उनको सौंपते हैं। क्लियर है? कह रहा है कि मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर वे, देखिए कह रहे मुगल कौन थे?
आप कह रहे दो महान शासकों के वंशज थे। माता की तरफ से वो क्या थे? मंगोल, यानी कि मंगोलाइट प्रजाति के थे। ठीक। और मंगोल में कौन शासन कर रहा था? चंगेज खां। और आपको पता है बहुत ही कट्टर शासक था चंगेज खां। और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज किया और उसके उत्तराधिकारी भी थे ये लोग। और पिता की ओर से क्या थे ये? ध्यान रखना, ईरान से थे और इराक में। और ध्यान रखना ये आपके तुर्की शासक थे, यानी कि तैमूर के वंशज थे। यानी कि एक तरफ चंगेज खां के वंशज हैं, दूसरी तरफ तैमूर के। चंगेज खां के माता की तरफ से और तुर्की यानी कि तैमूर से वो खुद थे। अब सोचिए, दो दो आपका वंशजों के आपका जेनेटिक उनके पास था, तो उन्हें शासन, राजनीति, ये सब चीजें उनके पैदाइशी खून में थी। उन्हें किसी को सिखाने की आपका कोई जरूरत नहीं थी। ठीक। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद करते थे। क्या क्या पसंद करते थे? या तो उनको मुगल कहिए या आपका मंगोल कहिए, क्योंकि चंगेज खान वाला जो सीन था वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, लोगों की उनकी वैल्यू बढ़ा रहा था। तो आपका मुगल या मुगल से इससे ही बाप का निकला है मुगल। ठीक। और कह रहे कहलवाना पसंद नहीं करते थे, सॉरी, वो क्या करते? इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित। क्योंकि आप जानते हैं चंगेज खान नरसंहार के लिए था, जहां भी जाता था बिना बात लोगों को मारता था, तबाही करता था, लोगों को काट दिया करता था। तो जो छवि थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुमान करते थे। क्या करते थे? भैया मुगल हैं, तैमूर के वंशज हैं, इस बात का वो आपका गर्व महसूस करते थे। इसलिए क्योंकि उनमें पूर्व वंशज ने 1389 में दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। क्या कर लिया था? दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। उन्हें अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाया और प्रत्येक शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। उन्होंने अपने चित्र बनवाए और तैमूर के साथ ये सारी चीजें की। ठीक है। मुगल सैन्य अभियान। अब हमने मुगल सैन्य अभियानों को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे कि क्या है मुगल सैन्य अभियान। तो मुगलों ने बहुत सी जगह अटैक किया। ठीक। अब आप मुझे बताइए कि आपका मुगल कौन थे? अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से थे। आपका ध्यान रहे कि ये आपका बेसिकली उज्बेकिस्तान से थे। ठीक। अगर आप उज्बेकिस्तान की कंडीशन देखोगे तो उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ऊपर चाइना के ऊपर मंगोल वाला पार्ट, सारी जगह आपको बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक? अब है सैन्य अभियान, मुगलों के सैन्य अभियान। अब जाहिर सी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं जाएंगे, सैन्य अभियान करेंगे। चलिए, प्रथम मुगल शासक बाबर ने 1526 से 1530 में 1400 आपके 94 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी जब उन्हें फरगना राज्य उसको मिला। दूसरी तरफ से मंगोल उज्बेकिस्तान के आक्रमण के कारण अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर अपना कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम शाह लोधी को पानीपत में आपका हरा दिया। ठीक। पानीपत में कब हराया? 1526 में। और 1526 में दिल्ली का शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। यहाँ कौन सा वन चल रहा है? तो यहाँ चल रही है दिल्ली सल्तनत। पिछले चैप्टर में आप पढ़े, क्या चल रहा है?
दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत को रिमूव कर कर कौन आएंगे? आपका मुगल आएंगे। मुगलों में कौन बैठेगा? उज्बेक के थे, उज्बेकिस्तान से कौन थे? आपके आपके जो बाबर हैं वो आएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि यही क्षेत्र थे जो आपके कब्जे वाले थे। 16वीं शताब्दी में के युद्धों में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। ये वो टाइम था 1526 में, जो आपका युद्ध होता है पानीपत का। इसी में सबसे पहले आप देखेंगे अटैक जो है हमको देखने के लिए आपका मिले। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने युद्ध करा, ठीक है, और इसी युद्ध में पहली बार जो आपकी तोपें हैं इनका प्रयोग करा और बाबर भारत में आपका अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। इसके दम पर जो तोप हैं इन्हीं के दम पर वो आपका साम्राज्य में को चलाने के लिए सफल रहा। चलिए अब थोड़ा सा एक बार मैप देखिए, मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ये है दिल्ली, दिल्ली के बगल में है आगरा, मथुरा, सीकरी, फतेहपुर और ये पानीपत। ये सारा रीजन ही आपका जो था पहले क्या था? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। क्लियर है? और यहाँ कहीं बैठे हुए हैं उज्बेक, वो कहाँ शासन करेंगे? यहाँ आएंगे। धीरे धीरे वो आपका अजमेर, इधर चित्तौड़, इलाहाबाद, इन सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा करेंगे। इवन वो आपका बरार, अहमदपुर, गोलकुंडा, बीजापुर, यहाँ तक आपका मुगलों का शासन रहेगा। यानी कि साउथ में आपका मुगल नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे भी तो विजयनगर साम्राज्य में के बाद आपका जाएंगे, और वो भी दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक में। लेकिन उसके नीचे भी वो नहीं गए। तो यानी कि अगर स्पेशली मुगलों की बात करें तो मुगल गोलकुंडा बीजापुर से नीचे कभी नहीं गए। ठीक है, ये है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या थी इनमें? इनमें बात थी उत्तराधिकारी की, कि उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं क्या थी। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के जो नियम हैं विश्व में कहीं नहीं है। इसे ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना, इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहादत में मुगल और आपका तैमूर की प्रथा अपनाते थे। अपने उत्तराधिकारी का विवेचन समस्त पुत्रों में कर दिया करते थे। क्या था? शहादत का मतलब था कि जितनी भी उनकी जायदाद है उनको सारा वो अपने जो औलादे हैं, जो अपने वंशज हैं, उनमें वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया करते थे। इसके अनुसार उत्तराधिकारी का सही तरीका ज्येष्ठ अधिकार का साधन था। मुगलों के अन्य शासकों के संबंध, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिनसे उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? स्वीकार करने से इनकार। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत एक अच्छा उदाहरण है। अनेक मुगल घरानों में अपनी पुत्री का विवाह करके उच्च पदों को प्राप्त कर लिया, परंतु कई ने इसका विरोध भी किया। कुछ लोगों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए अपने पैतृक मतलब अपने संबंध बनाने के लिए उनसे अपनी शादी के लिए अपनी बेटियों को दिया, और उनके संबंध बन गए, वो समझी हो गए, तो सारी चीजें बड़ी आसानी से आपका चलने लगी। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हार गए तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया और उनकी जागीरें यानी कि जो वतन था, वतन जागीर के रूप में वापसी कर दी।
पराजित के बाद अपमानित ना करने से सावधानी से बने संतुलन की बजाय मुगल भारत में अनेक शासक और सरदारों का अपना प्रभाव बढ़ा पाए। जीत गए, चाहे तो उनका सारा उनको सामंत बना के रख सकते थे, उनको मार सकते थे, लेकिन उनके साथ उन्होंने सम्मानजनक व्यवहार किया और यही सम्मानजनक व्यवहार की वजह से वो बहुत लंबे समय तक आपका टिके रहे, क्योंकि लोगों में उनकी छवि अच्छाई के रूप में निकल कर सामने आई। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था कि हमेशा ऐसे ही रहे, ये चीज अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत करने वाली थी। ठीक है, तो ये था इनका आपका बेसिकली संबंधों में क्या था इनका, कैसे मुगल आपके संबंध स्थापित कर रहे थे, क्या इनके शासकों की स्थिति थी, इसे थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार के मेरे बच्चों, आगे बढ़ जाए। मनसबदार और जागीर, जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन के नियम करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी तुर्कानी थे, लेकिन अब छोटे समूह के साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगानी, राजपूत, मराठा तथा अन्य समूहों में सम्मिलित किया गया। मुगलों की सेवाओं में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहा जाता था। तो कोई आपसे पूछ ले मनसबदार कहाँ कौन था, तो जो मुगलों के यहाँ सर्विस करते थे या नौकरी करते थे, उन्हीं को कहा गया है मनसबदार। क्या कहा गया बच्चों? उन्हीं को आपका मनसबदार कहा गया। तो कोई आपसे पूछ ले कि मनसबदार क्या है, या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने कि मनसबदारी का संबंध किससे है, मुगलों से है, दिल्ली सल्तनत से है, वैदिक काल से है, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्लियर होना चाहिए। या कोई भी इससे रिलेट करके स्टेटमेंट बनता है कि आपका सामंतवादी नीति, नहीं सॉरी, ये आपका मनसबदारी व्यवस्था क्या है, तो मुगलों में वंशों के आधार पर, जातियों के आधार पर भी इस तरह से मनसब दिया था। तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट आपका सही होगा। क्लियर है? अब है मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें मनसब यानी कि कोई सरकारी कोई हैसियत अथवा पद मिला। मनसब का मतलब है कि कोई सरकारी हैसियत, हैसियत का मतलब होता है ओहदा, कोई पद मिलना, आप कहेंगे आप मनसबदार हैं। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, सीक्वेंस क्रम था, जिसमें पद वन में पहले में आपका पद मिलता था,
फिर आपका वेतन होता था, फिर सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन के निर्धारण की जातक की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या इतनी अधिक होती थी कि दरबार में अभिजात में उतनी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी और जो उनका वेतन है वो भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे उनके अनुसार उन्हें घुड़सवार करना पड़ता था। अब जैसे जिसको जितना मनसब मिल गया तो वैसे ही 40 का मनसब है, 300 का मनसब है, वैसी उनकी घुड़सवारों की जो आपकी सेना थी वो उनको नियुक्त करी। किसी को सैनिक के रूप में नियुक्त करते थे तो किसी को दरबार में ही स्पेस रखते थे, किसी को राजस्व वसूलने के लिए रखते थे, यानी कि सबका एक प्रॉपरली अपना अपना काम था। ठीक है, चलिए। मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण करने के लिए वे अपने सैनिकों को घोड़े भगवाने सैनिकों को पंजीकरण कराते थे और उनकी कार्रवाई के बाद भी सैनिकों को वेतन का धन मिलता था। मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में, जिन्हें आपका जागीर कहते थे, वे करीबन इक्ताओं के समान थी। कैसे थी? जागीर आपका इक्ता के समान थी। इक्ता मतलब थी वेतन के बदले जो आपको भूमि दी जाती थी। मान लीजिए आपका वेतन 2 लाख रुपए साल का, तो मैं क्या करूंगा, आपको एक भूमि लॉट कर दूंगा। जब तक आप मेरे अंदर काम कर रहे हैं तब तक भूमि आपकी, आप इस पर खेती कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है और यही आपको वेतन के बदले में भूमि अपनी उगाइए और अपने परिवार चलाइए। जब सेना को आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको सर्विस देने के लिए आपको शासक के पास जाना है। मनसबदार मुफ्तियों से भिन्न थे। मुफ्तियों से, देखिए, एक हमने पढ़ा जागीर, एक पढ़ा एकता और एक पढ़ा हमने आपका मनसब। ये व्यवस्था है। तो मनसबदार मुफ्तियों से कैसा था? मुफ्तियों से अलग थे और अपनी जमींदारी पर नहीं थे और ना ही वे प्रशासन में करते थे। उनके पास अपनी जागीर केवल सरकार के राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। राजा को उनके नौकर होने के लिए एकत्र किए जाते थे, जबकि वे स्वयं के किसी देश में भाग लेते थे। अकबर के शासन में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के करीब बराबर हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। जब आपका राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था तो मनसबदारों की संख्या में अधिक संख्या में वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबे समय का उनको इंतजार करना पड़ा। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी आई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर होने की कोशिश करते थे और जिनका राजस्व वसूल करते थे और अपने शासकों की अंतिम शासक में औजारों में इन परिवर्तन पर आपका नियंत्रण कर पाते थे। इन्हीं कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का आपका सामना करना पड़ता था। तो जो मुसीबत थी वो क्यों थी? क्योंकि उनके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। तो एक बार थोड़ा सा आपका इसमें राजस्व संबंधी चीजों में देख लीजिए और यह आपको पता ही है उनके अटैक प्रणाली है। तो मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था और उसी के साथ मैंने आपको बताया इक्ता और मुफ्तियां क्या होती थी। थोड़ा सा इनको देख लीजिए फिर आगे। चलिए बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं। बढ़ते हैं आपका फिलहाल आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली कक्षाएं हैं, एक बार रिवीजन करिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।